ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है। इंक्रीमेंटल एनालिसिस, ठीक है जी। अच्छा, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस एंटिटी में जो होती है, वो होती है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और वो डिसीजन मेकिंग जो है, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग, हमारा जो एरिया है, हम अकाउंटिंग की, एंड मोस्ट स्पेसिफिकली वी आर, our concern is relating to the accounting department of an organization, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो when I say decision making, that means decision making relating to accounting। ठीक है, और अकाउंटिंग से जब डिसीजन मेकिंग है तो क्या मतलब है, वो तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं। अकाउंटिंग में, या स्पेसिफिकली हम कॉस्ट अकाउंटिंग की डिसीजन मेकिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि कंपनी कोई भी ऐसा काम कर रही है जिसमें कॉस्टिंग इन्वॉल्व होगी, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, और जाहिर बात है कंपनी ऐसा डिसीजन लेती है जिसमें कंपनी को फायदा यानी प्रॉफिट ज्यादा हो और खर्चा कम हो, कंपनी ऐसा डिसीजन लेती है। ठीक है जी, तो मेकिंग डिसीजन इज एन इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है, कंपनी के लिए एक डिसीजन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, उसमें जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन जो परफॉर्म करती है। ठीक है जी, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो भी इन्हीं फंक्शन से कहीं ना कहीं निकलता है। कुछ बल्कि ऑथर्स जो हैं वो 5 फंक्शंस कहते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। समझ रहे हैं? तो कभी ऐसा भी होता है। अच्छा, तो डिसीजन जो है लेना, इट डज नॉट ऑलवेज फॉलो। डिसीजन लेने में कोई एक वाजे तौर पर लिखा हुआ कोई तरीका नहीं होता, एक पैटर्न नहीं होता कि इसी को फॉलो करना है। जाहिरी बात है, व्हेन अ कंपनी इज गोइंग इन अ सर्टेन सिचुएशन, उसके सर्कमस्टांसेस क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसके प्रॉब्लम्स इन हैंड क्या है, उसके लिहाज से कंपनी फिर डिसीजन लेती है। तो कोई भी इसका एक सेट पैटर्न नहीं होता, एक सेट कोई सैंपल नहीं होता डिसीजन। यानी अगर व्हेन आई से कि व्हेन मैनेजर टेक्स अ गुड डिसीजन, ठीक है, जो कि बहुत कंपनी के लिए फायदेमंद है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उस डिसीजन की कुछ क्राइटेरिया है, एक मतलब एक प्रोसेस है कि बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड वे वो करें तो बस अच्छा डिसीजन हो जाएगा। नहीं, ठीक है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड द कंपनीज डिलेमा, जो कि मैनेजर जिसमें इन्वॉल्व है। समझ रहे हैं? तो वो इस लाइन का ये मतलब है कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि अच्छा डिसीजन है या बुरा। वो डिपेंड करता है कि आप किस मसले में हो और कितने अच्छे से आप जो है कंपनी को उस मसले से निकाल देते हो। अगर आपने अच्छे से निकाल दिया तो दैट मीन्स इट्स अ गुड डिसीजन। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंपनी के लिए जब एक मैनेजर लेता है। अच्छा, डिसीजंस वेरी इन स्कोप, अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस। स्कोप क्या होता है? एनीबडी, व्हाट इज स्कोप? आप लोगों ने खास, माशाल्लाह इधर एमबीए के स्टूडेंट्स भी हैं, स्कोप होता क्या है? हेलो? Scope, sir, maybe Sir, importance. level, level, इंपॉर्टेंट लेवल, level of valuable company. सर हम Capacity. कुछ करते हैं तो उसका स्कोप पहले मार्केट में देखते हैं कि इस चीज का स्कोप कितना है, या फिर ये मैं चीज वही आगे तो चल के। पूछ रहा हूँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि वो जो स्कोप है वो क्या है? Capacity, sir. सर, इम्पोर्टेंस है ना उस चीज की। इम्पोर्टेंस अलग लिखा हुआ है ना, डिसीजंस वेरी इन स्कोप, अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस। ये तो अलग से 3 टर्म्स लिखे हुए हैं। Range. रेंज मतलब? Sir, range of view, I think. अच्छा, रेंज Area, से sir. क्या मतलब?
जिसमें हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एरिया जो होता है। एरिया मतलब लोकेशन। नहीं एरिया सर, से होता है ऐसा सर, नहीं जिसमें है। सब्जेक्ट स्कोप अपना स्कोप जो हमेशा स्कोप कंज्यूमर ही अपना बनाता प्रोजेक्ट। है एक कंपनी के लिए कि इस कंपनी का स्कोप क्या है। जैसे कि जे डॉट है, तो जे डॉट का स्कोप क्या है इस वक्त मार्केट में। नहीं भाई, हमें अगर वो वो स्कोप दूसरा हो गया। जो आप बात करें ना, वो स्कोप दूसरा हो गया। ये सर दूसरा पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक। सर नहीं, इफेक्टिवनेस। अच्छा चले, ठीक है। अच्छा तो देखिए, अब वो कह रहा है कि डिसीशंस जो हैं वो स्कोप में वेरी करते हैं। यानी अब 3 टर्म्स उसने लिखे हैं, ऑथर ने, कीसो साहब ने लिखे हैं कि वो कहता है कि जो डिसीजन है वो चेंज होता रहता है 3 चीजों के हवाले से। यानी किसी भी चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, डिसीजन वो हो सकता है डिफरेंट हो। समझ रहे हैं? अब अब अर्जेंसी कितनी है, अगर आपको जल्दी जो है कोई चीज चाहिए, अब आपको डिसीजन भी लेना है, तो अब आप देखें वो डिसीजन हो सकता है जो सही डिसीजन हो वो आप ना ले पाए अर्जेंसी में। अगर सेंस ऑफ अर्जेंसी है, यानी आपने जो है, वो कभी होता है ना, एक तो मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ ऑन अ लाइटर नोट, कि एक तो डिसीजन लेना होता है अपनी लाइफ में कि बस शादी कर ले, ठीक है, और बहुत जल्दी शादी कर ले। फैमिली का फोर्स होता है कि बस शादी कर ले, किसी से भी कर लो, शादी कर लो, बस जान छुड़ाओ। तो वो डिसीजन आपने अपनी लाइफ में लिया, तो फिर अल्लाह ही भाई है आपका, ठीक है। मगर अब आप देखें कि अगर अर्जेंसी जो है, एक अर्जेंसी का जो है वो एक्सट्रीम सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा जल्दी है, और एक ऐसी सिचुएशन है कि नहीं, अर्जेंसी तो है मगर इतनी अर्जेंसी नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब यू मे टेक टाइम। तो फिर वो डिसीजन फिर आप देखें, वो बहुत सब्र से, तअम्मुल से आप आराम से करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब कोई चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप बहुत ही केयरफुली डिसीजन मेकिंग करते हैं। उससे उससे कोई फैसला लेना होता है, जिस तरह आपकी एडमिशन है या आपकी पर्सनल लाइफ से कोई डिसीजन है, जिस तरह मैंने दिया, शादी की मिसाल दी। तो फिर देखिए, इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। तो वो जो डिसीजन आप लेते हैं वो बहुत ही क्रिटिकली उसको एनालाइज करके, उसको अंडरस्टैंड करके लेते हैं। अब जो स्कोप है, स्कोप क्या है कि देखिए, ये जो डिसीजन आप लेंगे उसकी रीच क्या है, ये मतलब अगर आपने डिसीजन लिया और गलत लिया तो ये कहां कहां तक हिट करेगा आपको। समझ रहे हैं? यानी इसकी इसका जो डोमेन है, इसका जो एम्बिट है, ये, यानी एक स्कोप इस तरह होता है ना कि मैंने, लेट सपोज मैंने एडमिशन ले लिया, मुझे एडमिशन लेना था इंजीनियरिंग में, मैंने बिजनेस में ले लिया। अब देखें, इसका स्कोप देखें, मेरी पूरी लाइफ जो है वो पूरी लाइफ मेरी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका इतना ज्यादा स्कोप है इस डिसीजन का। अगर मैंने गलत लिया तो देखें, पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में मैं सफर करूंगा। समझ रहे हैं? मगर दूसरा डिसीजन देखें, अब मुझे एक शर्ट बाय करनी है, मैंने शर्ट बाय कर ली, वो मुझे गलत मिल गई शर्ट, उसका स्कोप है इतना? उसका स्कोप इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी रेंज जो वो मुझे अफेक्ट करेगा, जिसमें मैं सफर करूंगा, वो रेंज इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। समझ आई बात ये? हेलो? जी सर। तो अब देखें, अब ये सबको समझ आ गई बात, स्कोप, एजेंसी और, क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब देखें, अब हम, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कोई शादी वादी या कोई शर्ट लेने की बात तो नहीं कर रहे हम। इट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। तो अब देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डिसीजंस की हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग में। तो अब वो कहता है कि देखिए, जब एक कंपनी में एक मैनेजर डिसीजन लेता है तो उसका स्कोप, अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के लिहाज से वो डिसीजन जो है वो बहुत वेरी करता है, चेंज हो जाता है। जरूरी नहीं है कि एक कंपनी में जो डिसीजन लिया जाए वो दूसरी कंपनी में भी सूटेबल हो वही डिसीजन। क्यों सूटेबल नहीं होगा? क्योंकि उसकी, हो सकता है उस कंपनी के लिए उसकी इंपॉर्टेंस हो ज्यादा हो या बहुत कम हो, या उसमें इतनी अर्जेंसी ना हो, इतनी जल्दी ना हो उसको डिसीजन लेने की, या प्रोडक्ट लॉन्च करने की, या कोई न्यू प्रोग्राम लॉन्च करने की। समझ रहे? या इसका, उसका, उसके लिए उसका स्कोप जो है वो बहुत ही ज्यादा हो या बहुत ही कम हो। तो अब देखिए, हर कंपनी अपने लिहाज से स्कोप, अगर, यानी
कोई भी डिसीजन है, लाइक सपोज जैबिस है, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम एमएस या पीएचडी प्रोग्राम लॉन्च करें, तो जब उससे डिसीजन लिया जाएगा तो उसके स्कोप को पहले अंडरस्टैंड किया जाएगा कि भाई इसको सोच समझ के लॉन्च करना है, ऐसा ना हो कि कल को एडमिशन ही ना आए, बंदे ही ना हो, तो फिर हम सफर करेंगे क्योंकि हम एजुकेशनल सर्विसेज में ही है। और अर्जेंसी क्या है, बहुत जल्दी है भाई, लोग आ रहे हैं, बहुत डिमांड कर रहे हैं, उसको जल्दी में करो। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है सोसाइटी के हवाले से, बच्चों के हवाले से, समझ रहे हैं? इन तीनों चीजों की वजह से डिसीजंस चेंज होते रहते हैं। नॉर्मली जो डिसीजन मेकिंग में जो प्रोसेस होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, वो ये हैं चार। ये पहले आपको क्या होता है, क्योंकि देखिए डिसीजन आप तब लेते हैं जब कोई मसला हो, जब कोई कहीं पे गैप हो, कोई इशू हो, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है, क्योंकि डिसीजन तो होता है कि मसले को हल करें। तो सबसे पहले जब मसला आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे आप, तो डिसीजन क्या लेंगे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है इस पहले स्टेप की, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा क्या है, करना क्या है, चॉइसेस देखें आप, यानी सबसे पहले इशू आइडेंटिफाई किया, फिर आप चॉइसेस देखें। बहुत सारी चॉइसेस होंगी, उसको स्क्रीन आउट करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे। तो आपको आपके लिहाज से, आपके स्कोप के लिहाज से, आपके सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड आपके सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस के लिहाज से, जो जो अल्टरनेटिव्स, जो जो ऑप्शंस आपके लिए सूटेबल हो, आप उनको अपने लिहाज से फिल्टर आउट करेंगे, उनको स्क्रीन करेंगे, और फाइनली आप दो तीन ऑप्शंस पे जाके पहुंचेंगे जो वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस होंगे आपके लिए, जिसके लिए आपने करना है। तो वो स्टेप टू है। तीसरे में उन तीनों में से उन चार, दो तीन चार जो भी अल्टरनेटिव्स आपने रखे हैं, उसमें आप वो डिसीजन लेते हैं, और फाइनली चौथे में आप उसको करते हैं कि अब ये मेरा डिसीजन ले तो लिया, मगर ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं, समझ रहे? तो ये डिसीजन होता है। क्लियर हो गया ये? जी सर। यस सर। यस सर। सर
हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। जी, तो Yes, जी sir. सर। कहाँ ये स्लाइड मैंने कंप्लीट कर ली थी ना, ये चारों स्टेप्स। सर हेलो, स्लाइड शो नहीं हो रही सर। स्लाइड शो। हाँ, अभी बताएं। स्क्रीन शो में तो ये चारों स्टेप्स जी अभी सर। होगी, ये चारों जी स्टेप्स सर। नहीं सर, मैंने पहला बता। स्टेप पढ़ाया था आपने। अच्छा, तो ये दूसरा भी पढ़ाया था, तीसरा रह गया था सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब यानी आप आइडेंटिफाई को मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढते हैं उसको सॉल्व करने के, फिर तीसरे में डिसीजन लेते हैं। फाइनली जो डिसीजन ले लेते हैं आप, यानी जितने ऑप्शंस हैं उनको फिल्टर आउट करके, स्क्रीन करके, आप फिर चॉइस को यानी फाइनली एक डिसीजन ले लेते हैं, कोई एक अल्टरनेटिव को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वो यहाँ पे देखें, अल्टरनेट ए और सी को रिजेक्ट कर दिया और बी को एक्सेप्ट कर दिया, और फिर चौथे स्टेप में आप करते हैं रिव्यू। ठीक है जी, ये है डिसीजन। अब देखें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ कंपनी, अकाउंटिंग का कोई डिसीजन है तो जाहिर बात है हम उसमें पैसे की लेन देन की बात करते हैं। तो जो अकाउंटिंग से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होते हैं फाइनेंस या अकाउंटिंग में, उसमें दो टाइप्स की इंफॉर्मेशन कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो इन मेकिंग बिजनेस डिसीजंस कंपनी कंसीडर्स बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी ऐसा, जब भी कंपनी कोई डिसीजन लेगी तो क्या कंपनी को कोई पैसों से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हम अकाउंटिंग के हवाले से डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या चीज आएगी, उसमें आएगी रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी, पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना हमने खर्च किया, उसमें प्रॉफिट कितना है और ओवरऑल रेवेन्यू कितना है, सेल्स कितनी है। तो ये तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है कि जब भी कोई हम डिसीजन लेंगे तो पैसे से का जो असर पड़ेगा वो तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। मगर कभी ऐसा होता है कि जब कंपनी when a company takes a decision, तो उस डिसीजन के लेने की वजह से कंपनी की ऐसी चीजों में असर पड़ता है कंपनी को, इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो पैसे से उसका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे एम्प्लॉय टर्नओवर है, एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब है कि एक कोई फैसला लिया आपने ऑर्गेनाइजेशन में, एक डिसीजन लिया जिसकी वजह से एम्प्लॉय ने टर्न कर लिया, यानी किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, आपकी कंपनी को छोड़ दिया उसने, अपनी लॉयल्टी चेंज कर ली उसने। तो ये, अब देखिए अच्छे एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाए कंपनी को तो ये बहुत ही नुकसान वाली बात है कंपनी। तो ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। अच्छा, आपने कोई ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एनवायरनमेंट असरअंदाज हो गया, पूरा माहौल जो है कंपनी का वो बिगड़ गया। ठीक है, लोगों में बहुत गुस्से का आलम है, ऐसा फैसला ले लिया आपने, कोई भी लोगों की सैलरीज कट कर दी, लोगों के बेनिफिट्स को कट कर लिया आपने, उनको जो फायदे मिल रहे थे वो आपने कम कर दिए, तो जाहिर बात है पूरा एनवायरमेंट, या कोई ऐसा डिसीजन ले लें, कोई ऐसा गलत काम हो जाए कंपनी के अंदर जिसकी वजह से पूरा एनवायरमेंट जो है उस डिसीजन की वजह से जो है वो खराब हो जाए। जिस तरह एग्जैक्ट का हुआ था, एग्जैक्ट कराची, वो फिर ऐसे गलत कामों में डिग्री विग्री सेल करते थे, जाली डिग्री बना के देते थे, आईटी कंपनी थी, उसकी उसका पूरा माहौल खराब हो गया। ठीक है, इवेंचुअली उसको बंद करना पड़ा। अच्छा, तीसरी चीज है कंपनी की ओवरऑल इमेज। आपने कोई ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से कंपनी की पूरी रेपुटेशन जो है वो बहुत खराब हो गई, तो ये सारी चीजें नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आती है। क्लियर हो गया? यस सर। हेलो, यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, सर अब नॉन फाइनेंशियल इंक्रीमेंटल एनालिसिस, इंफॉर्मेशन थोड़ा सा रिपीट करेंगे? ये कौन बोल रहा है? सर मोना। बोलना जी, कौन रिपीट करेगा?
कौन बताएगा सर भाई नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? मैं करूं सर? हाँ बताओ। सर जब एक कंपनी डिसीजन लेती है किसी एम्प्लॉय को फायर करने का तो वो नॉन फाइनेंशियल में आ जाता है, या कोई कंपनी डिसीजन लेती है जिससे कंपनी का एनवायरनमेंट चेंज हो जाए वो नॉन फाइनेंशियल में आ जाता है, या कोई ऐसा डिसीजन ले जिससे कंपनी की रेपुटेशन या इमेज खराब हो जाए वो भी नॉन फाइनेंशियल में आ जाता है। हाँ तो अब इसमें देखें, इसमें मनी से और फाइनेंशियल से रिलेटेड नहीं है ये तीनों चीजें। हाँ बिल्कुल, यानी हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब भी कोई कंपनी फैसला ले लेती है तो कंपनी को दो तरह की चीजों को ध्यान में रखना होता है, एक तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी आप देखें जैसे जैबिस कोई फैसला लेने जा रही है कि भाई पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट करना है, ठीक है, या ऑनलाइन क्लासेस, पूरी जिंदगी अब ऑनलाइन क्लासेस पे जाएंगे, तो उसमें कंपनी देखेगी, जैबिस देखेगी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है इससे रिलेटेड, जिसकी वजह से हमें जो है वो फायदा होगा या नुकसान होगा। तो हमें पहले इसका अंदाजा, इसका तयन करना पड़ेगा कि भाई रेवेन्यू कितना असरअंदाज होगा, कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कम होगी। और फिर अगर हम ऑनलाइन में जाएंगे तो लोग छोड़ के तो नहीं जाएंगे, अच्छे एम्प्लॉइज छोड़ के तो नहीं जाएंगे, वो कहेंगे यार ये तो सिर्फ ऑनलाइन पे जा रहे हैं, पहले फिजिकल था। इसकी वजह से एनवायरनमेंट बिगड़ तो नहीं जाएगा, एनवायरनमेंट पे कोई जैबिस के एनवायरनमेंट में कोई मतलब कोई खराब तो नहीं हो जाएगा एनवायरनमेंट इस डिसीजन लेने की वजह से, और कंपनी की रेपुटेशन तो खराब नहीं हो जाएगी। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन दोनों टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को देखना होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसी, यानी ऐसे फैक्टर्स होते हैं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो जिसको नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो पैसों से डायरेक्ट कोई हिसाब किताब नहीं होता है, मगर इन चीजों की वजह से अगर हम कोई फैसला ले लें और इस तरह लोग छोड़ के जाएं या माहौल खराब हो जाए या कंपनी की इमेज खराब हो जाए, रेपुटेशन खराब हो जाए, तो वो बहुत नुकसानदेह होता है कंपनी के लिए। तो कंपनी इंश्योर करती है कि डिसीजन लेने से पहले इन चीजों को ध्यान में रख लें, डिसीजन को इन चीजों के लिहाज से देख लें ताकि कोई कंपनी को नुकसान ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात? मुझे समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखें, अच्छा इंक्रीमेंटल एनालिसिस अप्रोच क्या है? अब ये डिसीजन लेने का एक अप्रोच है, कंपनी एक डिसीजन लेती है, ठीक है, कोई भी कंपनी को काम करना है, जाहिर बात है कोई कारोबार से रिलेटेड काम होगा तो कंपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखेगी, ठीक है। तो अब इंक्रीमेंटल एनालिसिस अप्रोच क्या है? डिसीजन मेकिंग की अप्रोच है। कंपनी जब कोई डिसीजन लेती है तो उसकी एक अप्रोच है इंक्रीमेंटल एनालिसिस अप्रोच। इसमें क्या होता है कि डिसीजंस इन्वॉल्व चॉइस अमंग अल्टरनेटिव एक्शंस। बहुत सारे कंपनी के पास ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में से कंपनी कोई एक डिसीजन लेती है, ठीक है जी। तो ये वही बात हो रही है कि डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, उनको फिल्टर आउट करके, स्क्रीन आउट करके फाइनली वो करेंगे जो हमारे लिए सूटेबल है, कंपनी के लिए सूटेबल है। तो incremental analysis approach is a process used to identify the financial data that can change under alternative courses of action। ये ऐसा अप्रोच है कि हम जिसमें सबसे पहले फाइनेंशियल डेटा या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि दो अल्टरनेटिव्स हैं, उन अगर कोई एक फैसला लेंगे, एक अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे को नहीं करते, तो उसकी वजह से दोनों में कॉस्ट और बेनिफिट यानी रेवेन्यू एंड कॉस्ट या प्रॉफिट किस तरह चेंज आता है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये एक अप्रोच है जिसमें हम देखते हैं कि अगर हम कोई काम करते हैं उसके दो ऑप्शंस हैं, अगर ऑप्शन 1 पे जाते हैं, ऑप्शन 2 पे जाते हैं, ऑप्शन 1 में सेल कितनी बढ़ेगी, रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, यानी फाइनेंशियल डेटा की फिलहाल हम बात करें, नॉन फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहे। फाइनेंशियल डेटा या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर जैबिस जो है वो पीएचडी प्रोग्राम या एलएलबी लॉन्च करे तो फाइनेंशियल डेटा को कंसीडर करेगी ना जैबिस कि भाई रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा अगर पीएचडी स्टार्ट करेंगे, फिर कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम होगा, तो ये फाइनेंशियल डेटा। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो अब इसमें तीन चीजें हो सकती हैं जब भी आप कोई नया डिसीजन लेते हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, यानी अब ये सारे फैसले ही है, कोई न्यू सर्विस देना चाहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लेट्स सपोज जैसे जैबिस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है,
जैबिस पहले ही एजुकेशन में है और जैबिस ने एमफिल पीएचडी स्टार्ट कर दिया। अब एमफिल पीएचडी स्टार्ट करते वक्त जैबिस देखेगा कि भाई क्या होगा, रेवेन्यू और कॉस्ट की ही बात होती है ना अकाउंटिंग में। तो अगर हम एमफिल पीएचडी स्टार्ट करते हैं तो कॉस्ट और रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा, क्या कॉस्ट बढ़ेगी, रेवेन्यू कम होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों चेंज होते हैं। कभी ऐसा होता है कि जब आपने डिसीजन लिया न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर ली, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू चेंज होता है, वेरी होता है। और कभी ऐसा होता है कि सिर्फ कॉस्ट वेरी होती है, कोई और फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे मेरी बात? तो इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे देखेंगे। अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी क्या है? इंक्रीमेंटल एनालिसिस का जो नाम है उसका एक और नाम है, इंक्रीमेंटल एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल एनालिसिस। इंक्रीमेंटल का मतलब है एडिशनल, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल एनालिसिस दो अल्टरनेटिव्स में कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस बताने का एनालिसिस का नाम है, समझ रहे? तो इंक्रीमेंटल एनालिसिस ये है। Incremental analysis is also called differential analysis because the analysis focuses on, तो ये एनालिसिस डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में जो कॉस्ट बेनिफिट्स के जो डिफरेंसेस हैं, जो फर्क है, उनको आइडेंटिफाई करता है। सही है? क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखें, इंक्रीमेंटल एनालिसिस एक अप्रोच है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, इसको समझिएगा। मैं आपसे पूछूंगा भी कि ये क्या है, कहां से है। अब देखें, लेट्स सपोज के आप जो है आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। एक डिसीजन लेना है आप अपनी लाइफ का, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जिसका बहुत स्कोप भी है, जिसका बहुत इम्पोर्टेंस भी है, ठीक है। तो आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं जिसमें आप सिंपली फिलहाल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आप देखना चाहते हैं कि मुझे एक डिसीजन लेना है, मुझे एमबीए में एडमिशन लेनी है। आपने जो है वो यूनिवर्सिटीज को सर्च किया, आपने बहुत सारे नाम देखे हैं, आपकी एक क्राइटेरिया है। हमने कहा ना कि डिसीजन हर बंदे के लिहाज से, स्कोप, अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के हवाले से जो है वो चेंज होता है। तो अब आप है लाड़काना में, पहली क्राइटेरिया आपका जो इस डिसीजन का जो स्कोप है वो ये है कि आपने एडमिशन लेनी है लाड़काना में, आपकी रेंज है लाड़काना तक, ठीक है। एरिया है आपकी लाड़काना, जिस एरिया की बात आप कर रहे थे। तो पहले तो आप लाड़काना या उसके इर्द गिर्द जो है वो एमबीए करना चाहते हैं, इससे दूर नहीं जा सकते, आपकी फैमिली की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो अब आपने बहुत सारे ऑप्शंस देखे, आपने स्टडी किया, रिसर्च की, उस पर आपको फिर आपके लिहाज से, ठीक है, आपके लिहाज से आपको दो ऑप्शन सूट करते हैं, ठीक है। एक है ज़ैबिस लाड़काना कैंपस, ठीक है, और दूसरा है आईबीए सक्कर, ठीक है जी। अच्छा, अल्टरनेटिव ए जो है वो हम करते हैं आईबीए सक्कर, लाड़काना के इर्द गिर्द है। तो आईबीए सक्खर जो है वो अल्टरनेटिव ए है, और अल्टरनेटिव बी है आपका ज़ैबिस लाड़काना कैंपस, ठीक है जी। अब सपोज करें कि आप जो है वो अभी अल्टरनेटिव ए पे हैं, अभी ए पे हैं से क्या मुराद है, मतलब अब मैं इसकी क्राइटेरिया आपको डिफाइन करता जा रहा हूं ताकि आप इंक्रीमेंटल एनालिसिस को समझ सकें कि हाउ डज इट वर्क, ठीक है, तो ये काम कैसे करता है। तो अब देखें, पहली तो क्राइटेरिया ये है कि अल्टरनेटिव ए है आईबी सक्खर, बी है ज़ैबिस लाड़काना, और करना आपने एमबीए है। अभी अल्टरनेटिव ए पे है आप, इसका मतलब है कि अभी आपने बैचलर्स या बीबीए कर लिया है, वो आईबीए सक्खर से किया है, ठीक है भाई। ये क्लियर हो गई भाई? ये जो क्राइटेरिया मैंने बताई है, इसकी कुछ अजम्पशंस जी जो सर। मैंने बताई है, तो वो समझ लिया आपने, ठीक है। क्लियर सर। अब आपने, यानी आपने डिसीजन लेना है, आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देखी, मगर आप अपने लिहाज से, अपना जो स्कोप है आपके डिसीजन का, उसके लिहाज से आपने दो चॉइसेस ली। एक तो आईबी सक्खर है जिसमें आपने बीबीए किया है या बीकॉम वगैरह कर लिया है, आप अभी भी अल्टरनेटिव ए पे है, वो अल्टरनेटिव ए हम आईबी सक्खर कह रहे हैं। और अल्टरनेटिव बी जो है वो है आपका ज़ैबिस लाड़काना कैंपस। अब आप कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना चाहते हो, अब आप देखते हो
कि मेरे लिहाज से सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जब आप कंसीडर करते हैं, यानी पैसों को सिर्फ आप कंसीडर करते हैं, तो आपको बेहतर कौन सा ऑप्शन लगता है, आपके लिए फायदेमंद कौन सा ऑप्शन है? अल्टरनेटिव ए जो कि आईबीएस अखर है, या अल्टरनेटिव बी जो जावेद लड़खना कैंपस है? तो अभी आप अल्टरनेटिव ए पे, ठीक है, तो अब आप देखें इसको, समझे कि ये काम कैसे करता है। तो अभी आप जो है वो अल्टरनेटिव ए पे है, यानी आप आईपीएस अखर में पढ़ रहे हैं, बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, अब आप इसको देख रहे हैं कि अभी मैं आईबीएस अखर में हूँ, अब एमबीए के लिए जावेद लड़खना जाऊं या ना जाऊं, तो आप क्या कर रहे हैं? अल्टरनेटिव बी को अल्टरनेटिव ए से कंपेयर कर रहे हैं। ये बात समझ में आई जो अभी मैंने कहा? यस सर। यस सर। Yes, ऐसा sir. होता है ना, जो हम, मेरे पास है एक सेल फोन है हुआवी का, अब मैं नया फोन लेना चाह रहा हूँ, अल्टरनेटिव ए मेरा हुआवी है, क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव ए पे मैं करंटली हूँ। सर सही है जी? जी हेलो सर, इसमें जो जी अपॉर्चुनिटी बोले। कास्ट होती है वो भी सर कह सकते हैं ना सर? हाँ, वो फिलहाल नहीं आएगी, वो अभी नहीं आएगी वो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होती, अच्छा सर। वो फाइनेंशियल नहीं होती ना बेटा। मतलब एनीथिंग दैट हैज अ सर्टेन वैल्यू, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जिसकी कोई पैसों से कोई लेना देना नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पैसा नहीं होता ना, वो कुछ और होता है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो अल्टरनेटिव ए पे है, अब आप देखना चाह रहे हैं इसको कि मैं बी पे जाऊं या ना जाऊं। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप बी को ए से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसकी मिसाल में ये दे रहा था, मेरे पास एक सेल फोन है, वो हुआवी का है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आईफोन ले लूं या नहीं, तो अब मैं क्या करूंगा? आईफोन को हुआवी से कंपेयर करूंगा, हुआवी को आईफोन से कंपेयर नहीं करूंगा। ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। यस सर। क्योंकि जो चीज मेरे पास है, जो चीज मेरे पास है, उसको मैं किसी नई चीज से कंपेयर नहीं करूंगा। समझ रहे हैं? जो मेरे पास नहीं है ना, जो मैं लेना चाह रहा हूँ, जो चीज जिसको मैं बाय करना चाह रहा हूँ, उसको मैं अभी जो मेरे पास इन हैंड जो चीज है उससे कंपेयर करूंगा। तो ये जो नया फोन है, इसमें कौन से फीचर्स हैं? तो आईफोन में मुझे पता लग गया उसका कैमरा भाई बहुत आउट क्लास है, उसकी जो है वो, उसकी जो एलईडी है वो भी क्लास की है। समझ रहे हैं? उसमें सारी चीजें, ये फंक्शंस है। अब मैं वो हुआवी में उसको कंपेयर करूंगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं हुआवी को उससे कंपेयर करूंगा, क्योंकि वो तो मेरे पास है ऑलरेडी। सही है? क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। तो अब देखिए, अब आपने देखा कि यार मैं अब आईबीएस अखर में हूँ, अगर मैं आईबीएस अखर में एमबीए करूंगा, तो मेरा जो अंदाजन, यानी मैं जब इससे पढ़ के निकलूंगा, तो मेरी अंदाजन पर मंथ जो है वो सैलरी कितनी होगी? आपको पता लगा कि भाई आईबीएस से पढ़ के जब आप माशाल्लाह डिग्री लेके जब हाथ में निकलोगे ना, तो ऐसे ही झट से आपको 1,25,000 की पर मंथ सैलरी मिलेगी। आप खुश हो गए, आपने कहा जबरदस्त। मगर आपने फिर देखा कि वो तो सही है 1,25,000 की, मगर अब इसकी कॉस्ट कितनी है एमबीए की? तो आपको पता लगा इसकी कॉस्ट है 1,00,000। ठीक है, तो यानी आप देखें, अब ये जो बात मैं कर रहा हूँ, इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो अब मैं मंथ या ईयर की बात नहीं कर रहा मैं। तो अब आप देखें कि अगर आपने एमबीए कर लिया, तो आपका जो रेवेन्यू है वो कितना आएगा टोटल? तो आपने देखा कि भाई मेरा रेवेन्यू आएगा 1,25,000। ठीक है, और ये कॉस्ट कितनी है? तो आपने देखा, चले इसको पर मंथ देख लेते हैं कि आपको पर मंथ जो है वो सैलरी मिलेगी 1,25,000, और कॉस्ट जो है पर मंथ अभी टोटल सारी चीजें मिला के, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ मिला के, आपने कहा कि अभी आईबी सखर में जाऊंगा तो पर मंथ मेरा खर्चा कितना है? तो आपको लेट सपोज आपको पता लगता है कि भाई पर मंथ जो है वो आपका खर्चा है 1,00,000। तो अब नेट इनकम कितनी है? नेट इनकम है 25,000। ठीक है, अब आप, ये आपकी क्राइटेरिया है, आप देखना चाह रहे हो कि पर मंथ खर्चा क्या है और पर मंथ रेवेन्यू क्या है, आप इसको कंपेयर करना चाहते हो अल्टरनेटिव बी से। आपकी ये क्राइटेरिया है। ये समझ लिया आपने इस क्राइटेरिया को, जो मैंने अभी आपको इसके assumptions कुछ बताई है? Yes, क्लियर sir. हो गया? जी यस सर। सर। ये अब देखिए, बी देखें, बी देखें जी, कुछ कह रहे हैं?
नो सर। No, sir. अच्छा, अल्टरनेटिव बी को देखें। अब अल्टरनेटिव बी में आपने देखा कि मैं ज्यादा मार्क में जाऊं मगर जी सर इसमें हमें कॉस्ट और इनकम को चेक करना है ना कि वो कितनी है सर। हाँ, फिलहाल अभी हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं। तो अल्टरनेटिव बी है ज़ैबिस लाड़काना। अब आप ज़ैबिस अल्टरनेटिव ए पे हैं, अभी आप आईबी सखर में हैं, अब आप अल्टरनेटिव बी को ए से कंपेयर कर रहे हैं। तो अब आपने देखा कि दूसरा जो बेस्ट अल्टरनेटिव है आपके लिए वो है ज़ैबिस लाड़काना। ज़ैबिस लाड़काना का पता आपने लगाया, उसमें आपको पता लगा कि भाई उधर अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी सैलरी 1,10,000 तक होगी, ज्यादा नहीं होगी। इस लिहाज से आईबी सखर ज्यादा है उसमें। अगर आपने उधर देखा, जब आपने कॉस्ट का अंदाजा लगाया तो उधर आपको पता लगा कि उधर आईबीएस सर्कल में कॉस्ट है 1,00,000 मगर इधर है कॉस्ट 80,000। समझ रहे हैं? तो अब देखें उधर रेवेन्यू भी कम है मगर कॉस्ट भी कम है। तो अब आपने सिर्फ अल्टरनेटिव बी की नेट इनकम को देखा तो अल्टरनेटिव बी की नेट इनकम है 30,000। अल्टरनेटिव ए की जो इनकम है वो है 25,000। अब आप अल्टरनेटिव बी को अल्टरनेटिव ए से कंपेयर कर रहे हैं तो रेवेन्यू किधर है ज्यादा? बी में सर। बी में बी सर। में B में sir. बी में है, पक्की बात है? जी सर। सर 30,000 ए है में है सर। ना 1 लाख यस सर। सर, वो तो नेट इनकम है ना जी बी sir, में। A में होगा ना. सर ए में 1,25,000 है, उसमें 1,10,000 है रेवेन्यू। नहीं नहीं, हाँ, मैं मेरा सवाल समझे। मैं कह जी रहा सर। हूं कि कॉस्ट, रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों को कंसीडर करें तो फायदा किधर है? क्या करना सर चाहिए आपको? अल्टरनेटिव ज़्यादा सर बी करना बी चाहिए में। में बी में बी B में में sir. सर, फिर बी में बी में क्यों? उसमें 5,000 ज्यादा है नेट इनकम। सर उसमें रेवेन्यू देखें तो हमें 1,10,000 का सर लग रहा है, रेवेन्यू लेकिन उसमें उसमें कम है और कॉस्ट है कॉस्ट भी कम है। 80,000 की है। तो 30,000 का हमारा गुड नेट गुड, इनकम आ रहा है और ठीक 5,000 है। का हमें मगर अब ज्यादा देखें, फायदा मिल रहा है। जी जी जी, बिल्कुल गुड। तो अब देखें, अब ये जो, अब देखें इधर जो 5,000 अल्टरनेटिव बी में फायदा है ना, अब इसको हमने न्यूमेरिकली इसको प्रूव करना है कि वाकई में फायदा होगा या नहीं होगा। तो अब ये तीसरा कॉलम देखें, अब ये तीसरा कॉलम देखें नेट इनकम वाला। इसमें देखें लिखा हुआ है नेट इनकम इंक्रीज या ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिक्रीज। इसका मतलब है कि नेट इनकम इंक्रीज होगी, पॉजिटिव होगी, डिक्रीज होगी तो ब्रैकेट में, ब्रैकेट हमेशा नेगेटिव होता है। सही है अगर नंबर्स में लिखा जाएगा। अब आप देखिए बी को जब आप ए से कंपेयर कर रहे हैं तो अब आप, हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंटल एनालिसिस यानी डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब देखिए बी में है रेवेन्यू 1,10,000 और ए में है 1,25,000। तो बी को ए से कंपेयर कर रहे हैं तो 15,000 कम हो जाएंगे। ऐसा है, नेट इनकम कम हो जाएगी। Yes जी sir. ऐसा है या जी नहीं है? सर। तभी सर तभी जी यस सर ब्रैकेट में ऐसा लिखा ही हुआ है। है, तभी ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब हम बी को ए से कंपेयर कर रहे हैं तो 15,000 का नुकसान है, मगर सिर्फ रेवेन्यू में। ठीक है, क्लियर? जी इसको Yes सर। sir. इस तरह नहीं देखना है, यस सर। इसको इस तरह नहीं देखना है कि 1,25,000 माइनस 1,10,000 तो आंसर तो प्लस में आना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं देख रहे हैं हम कैसे देख रहे हैं? अल्टरनेटिव बी को ए से कंपेयर कर रहे हैं, यानी बी है 1,10,000, रेवेन्यू जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। तो बी को जब ए से कंपेयर कर रहे हैं तो बी है 1,10,000, ए है 1,25,000। इसका मतलब है जब बी को ए से कंपेयर कर रहे हैं तो 15,000 का नुकसान हो जाएगा। सही है? यानी यस ज़ैबिस लाड़काना सर। कैंपस को जब ज़ैबिस लाड़काना कैंपस के जब रेवेन्यू को, स्टूडेंट की जो सैलरी है वो उधर पढ़ के जब जाएगा तो उधर उसकी सैलरी होगी 1,10,000, मगर वो आईबीएस सफर में जाएगा तो उसकी सैलरी होगी 1,25,000। तो ज़ैबिस लाड़काना कैंपस वाले की सैलरी जो है वो 15,000 कम होगी। मगर अब आगे देखें, इंक्रीमेंटल एनालिसिस का यही फायदा है कि नॉर्मली जो जब बिजनेसेस में बंदे यानी कॉस्ट एंड बेनिफिट के लिहाज से जब हम डिसीजंस लेते हैं ना तो हम सिर्फ रेवेन्यू को देखते हैं, हम खर्चों को नहीं देखते हैं, हम वो खर्चे में देखें। तो अब देखें रेवेन्यू ज्यादा हो तो अच्छा है, कम हो तो खराब है। मगर कॉस्ट जो है वो जितनी कम हो उतनी अच्छी है, जितनी ज्यादा हो उतनी खराब है। ठीक है? तो रेवेन्यू हमेशा नंबर ज्यादा हो तो अच्छा है, मगर कॉस्ट
का जो नंबर है वो हमेशा कम हो तो अच्छा है। तो अब देखें, पहले तो हमने रेवेन्यू को रेवेन्यू से कंपेयर किया दोनों ऑप्शंस में। अब हम ज़ेबिस लारकाना में रहकर जो हमारी कॉस्ट होगी उसको हम कंपेयर कर रहे हैं IBS सक्खर में जो हमारी करंटली कॉस्ट है। तो ज़ेबिस लारकाना कैंपस में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो 80,000 रुपए खर्चा होगा, मगर IBS सक्खर को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो तो 1 लाख है। तो इसका मतलब है कि जब हम ज़ेबिस लारकाना की कॉस्ट में IBS सक्खर की कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो 20,000 की बचत होगी। हम ये दे रहे हैं कि ज़ेबिस लारकाना कैंपस में एडमिशन ले या ना ले, उसकी फीजिबिलिटी बना रहे हैं, खर्चा बना रहे हैं, तो 20,000 में हो जाएगी हमारी बचत। क्लियर हो गई बात? जी सर। यस Yes. सर। सर तो इस वजह से ये ब्रैकेट में नहीं लिखा, मतलब है कि ये 20,000 सेविंग होगी, कॉस्ट सेविंग है। ठीक है, अब देखिए रेवेन्यू में नुकसान है आपका 15,000, अगर कॉस्ट सेविंग है, अगर आप अल्टरनेटिव बी तो आपके पैसे बचेंगे कितने? 20,000, मगर रेवेन्यू के लिहाज से नुकसान कितना होगा? 15,000। 20,000 में से 15,000 माइनस करें तो नेट बेसिस पे क्या बचता है? प्लस 5,000। 5,000। इसको इस अगर कॉलम को आप छोड़ दें तो पहले भी आप कह रहे थे कि अल्टरनेटिव बी में 30,000 का फायदा है, अल्टरनेटिव ए में 25,000 का फायदा है, अगर अब न्यूमेरिकली हमने इसको प्रूफ किया कि वाकई में 5,000 का फायदा है अगर हम अल्टरनेटिव बी को अल्टरनेटिव ए से कंपेयर करते हैं। तो अब करना क्या चाहिए? डिसीजन लेना है। अब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, अब हमने 2 अल्टरनेटिव्स देखे, उनकी वेटेज देखी, ठीक है, उनको नंबर असाइन किया। अब हमें भाई अब तीसरा स्टेटमेंट है, क्या करना है? डिसीजन लेना है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यार इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है बी में 15,000 से कम है, अगर एट द सेम टाइम हमने सिर्फ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को नहीं देखना है, हमने इंक्रीमेंटल को भी देखना है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग्स 20,000 इज रियलाइज्ड अंडर द अल्टरनेटिव। तो 15,000 का रेवेन्यू तो नुकसान, मगर कॉस्ट सेविंग में 20,000 बच भी रहे। तो अब अल्टरनेटिव बी कंक्लूड क्या किया कि अल्टरनेटिव बी प्रोड्यूसेस $5 मोर नेट इनकम। तो डिसीजन बी को एक्सेप्ट करेंगे या ए को एक्सेप्ट करेंगे, ज़ेबिस लारकाना में लेंगे या IBS सक्खर में लेंगे, कौन जाएगा? हेलो जी जी सर। तो कहाँ पे ज़ेबिस लारकाना में एडमिशन लें या फिर IBS सक्खर में? कंक्लूड क्या? सर अगर सर नेट इनकम ज़ेबिस को लारकाना। देखें तो ज़ेबिस लारकाना। ज़ेबिस सर लारकाना ठीक है ज़ेबिस सर। लारकाना। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमने सर सिर्फ सवाल है सर एक सर। फाइनेंशियल। जी जी, सवाल सवाल। जी सर, जो जॉब होती है वो तो सर लॉन्ग टर्म के लिए होती है ना सर। सर जो उससे सर हमारा बेनिफिट होगा ना सर, वो भी तो देखा जाए ना सर। कौन सा बेनिफिट? सर देखें, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए 25,000 सैलरी है हमारी, और वो जॉब हम फॉर लाइफ करते हैं, तो जो हमारी कॉस्ट होगी वो तो सर निकल जाएगी ना सर। उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में, वो तो सही कहा ना, लॉन्ग टर्म में हमारे लिए फायदेमंद कौन सी चीज है? देखो तुम देख रहे हो ना, तो कॉस्ट तो रिकवर हो जाएगी, 1 ही महीने में हो जाएगी, मगर फिर यही वाली बात तो यहाँ पे भी कर रही है, 80,000 की जो कॉस्ट मंथ में गुजर जाएगी। ये क्या लॉजिक अच्छा सर। है ना? जी तो सर। फिर देखोगे ना, तुम तो अकाउंटिंग प्रोफेशनल हो, तो देखोगे कि मेरी नेट बेसिस के पास पैसा मेरी जो जेब में आए ना, खर्चे वर्चे काट के हम बिजनेस करते हैं, तो हम बेटा क्या कहते हैं? हम बिजनेस करें ना, हम हेलो, सही आ रही है सर ना? वॉइस कट हो रही है आप। अभी अभी यस सर, अभी सही है। अभी अभी सही। सही है जी सर। सर सही। देखो ना, हम बेटा जो एक दुकानदार है ना, जायद, पता नहीं किसने कहा, जायद ने कहा या किसी ने, देखिए एक जो दुकानदार होता है ना, वो कहता है कि मैं जब कारोबार करूं चाहे रेवेन्यू कितना भी हो मेरा, जी मगर सर। कॉस्ट कम हो ताकि मेरी जेब में जो प्रॉफिट हो ना वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो तुम कोई ऐसा काम करोगे जिसमें अपेरेंटली जो रेवेन्यू 1,25,000 हो, मगर फिर तुम्हारे लिहाज से 2 काम बहुत अच्छे हैं, तुमने सारे काम
को अंडरस्टैंड किया, तुमने कहा नहीं यार मेरे लिहाज से ये दो काम बहुत अच्छे हैं। एक काम है ये कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊं, दूसरा काम ये है कि मैं नौकरी करूं। जब तुम नौकरी कर रहे हो तो वो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि 1 लाख तक सैलरी भी सर आएगी, मगर इसमें जब ऐसा तुम कहा इसमें ऐसा कह सकते हैं कि मैं एट दैट टाइम हमें डिसीजन लेना है, हमें फ्यूचर के बारे में नहीं देखना है, वहां पे जो नहीं सर्टेन यानी मोमेंट वहां पे डिसीजन लेना है। नहीं, हम ये कह रहे हैं, देखिए अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग असल में ये होता है कि इवेंचुअली जहां पे प्रॉफिट ज्यादा होना वो काम ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, हम वो काम करेंगे। तो प्रॉफिट इधर दोनों अल्टरनेटिव्स में किधर है, प्रॉफिट ज्यादा है, नेट प्रॉफिट है अल्टरनेटिव बी में, तो हम अल्टरनेटिव बी में जाएंगे अभी तक। सही है, तो जहां पे ज्यादा नेट प्रॉफिट हो वहां पे जाएंगे, यानी खर्चा कम हो और रेवेन्यू ज्यादा हो। तो वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि अल्टरनेटिव बी अट्रैक्टिव है, मगर अल्टरनेटिव बी में खर्चा ज्यादा है, अल्टरनेटिव ए में इतना खर्चा नहीं है, तभी उधर 5,000 बच रहे हैं, तो हम अल्टरनेटिव बी को चूज करेंगे। इंक्रीमेंटल एनालिसिस अप्रोच कह रहा है कि अल्टरनेटिव बी को चूज करो। सही है। सर इसका मतलब हम जब भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें फोकस रेवेन्यू पे नहीं कॉस्ट पे करना चाहिए, किसकी कॉस्ट कम पड़ रही है, कंपेयर बाद में उसको नहीं रेवेन्यू से कंपेयर करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारी कॉस्ट कितनी कम पड़ रही है। एग्जैक्टली, मगर हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस होता है वो नेट इनकम होता है, नेट बेसिस पे आपके जेब में कितने पैसे आ रहे हैं, हमारा फोकस वो होता है। वो अगर ज्यादा है किसी अल्टरनेटिव में तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, वही अल्टरनेटिव एक्सेप्टेड होता है। सही है, क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। अब देख, अच्छा कोई सवाल है तो बता दे। नो सर। अच्छा ठीक है, अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंक्रीमेंटल एनालिसिस में इस्तेमाल होंगे इनको ध्यान में रख, लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ लिए थे, इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर पढ़ लिए थे, रेलेवेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तीनों मैंने पढ़ाए हैं। पता है ये क्या होता है, कौन है? हेलो, सर रिलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो फ्यूचर में अगर हमें डिसीजन लेना हो अल्टरनेटिव में से, तो उससे रिलेवेंट जो कॉस्ट होगी उसको रिलेवेंट कॉस्टिंग करते हैं। गुड। सन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या सन कॉस्ट? सर सर संक ऑपरेशनल कॉस्ट। कॉस्ट किसी भी सर ऑपरेशनल कॉस्ट वो होती है जिसे किसी भी बिजनेस, जैसे कोई भी कारोबार, जैसे कोई एंटिटी है वो चल रही है, तो उस पे जो जो कॉस्ट लग रही है उसको ऑपरेट करने में, तो उसको ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा सॉरी, अपॉर्चुनिटी। सर किसी भी अल्टरनेटिव। कोई और बताएगा? सर किसी भी अल्टरनेटिव को छोड़ के जब हम दूसरा अल्टरनेटिव अक्वायर करते हैं तो जो उसकी कॉस्ट होती है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर की जाती है। और सर संक कॉस्ट वो होती है कि जो हमने पहले पास्ट में खर्चा कर दिया था उसकी जो कॉस्ट थी वो हमारी संक कॉस्ट होगी। सही है, ठीक है। तो ये चीजें जो है इस्तेमाल होंगी एनालिसिस में, मगर यहाँ पे क्या है कि हम इंक्रीमेंटल एनालिसिस में अपनी कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, जिस तरह अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स से कॉस्ट रिलेटेड होती है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जो हमने काम किया है उसकी वजह से जो जो चीजें हमने गिव अप की, फॉरगो की, जो काम छोड़ दिया वो उस काम करने की कॉस्ट है। ठीक है, यानी आप एमबीए कर रहे हैं, एमबीए इससे पहले आप जो है ट्यूशन पढ़ाते थे, अगर आप ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया, ट्यूशन अगर आप पढ़ाते थे तो 5,000 रुपये आते थे, मगर आप एमबीए कर रहे हो तो वो 5,000 भी छोड़ दिए। तो एक तो कॉस्ट है एमबीए की पर सेमेस्टर 70,000, प्लस में वो जो 5,000 छोड़े आपने एमबीए की वजह से, वो भी एमबीए की एडिशनल कॉस्ट है, दैट इज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग एमबीए। तो वो आपकी असल जो कॉस्ट है वो 70,000 पर सेमेस्टर नहीं है, आपकी असल कॉस्ट जो है इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एमबीए वो है 75,000, ये उसकी बात है। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है इंक्रीमेंटल एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें ऐसा कि जो चीजें असल है ना वो
इंक्रीमेंटल एनालिसिस में बिल्कुल उलट हो रही है। जैसे वेरिएबल, सर आपकी आवाज कट हो के आ रही है सर। यस सर, आपकी आवाज में है। यस सर। क्लास ओवर था।